बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। नाम है इसका रिसीवेबल मैनेजमेंट। मजा आने वाला है। मजा इज अबाउट टू कम। अच्छा, है क्या इस चैप्टर में? बेसिकली हम लोगों ने देखा था, जब फर्स्ट चैप्टर देखा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो उस समय हम लोगों ने देखा होगा कि भाई एक फाइनेंस मैनेजर का काम क्या होता है। हम लोगों ने देखा सर, जो कैपिटल एसेट्स होती हैं या एसेट्स होती हैं, उससे रिलेटेड डिसीजन हम लोग लेते हैं कैपिटल मैनेजमेंट में या कैपिटल बजटिंग में। पक्की बात? या इन्वेस्टमेंट डिसीजन इसको कहते हैं। हमारे पास करंट एसेट्स होती हैं। एक फाइनेंस मैनेजर का काम होता है इन सारी चीजों को मैनेज करना, पूरी बैलेंस शीट को, पीएल अकाउंट को प्रॉपर्ली मैनेज करना। फर्स्ट लेक्चर में बताया था, याद होगा। उसमें हम लोग के पास और क्या क्या चीजें होती हैं? स्टॉक या इन्वेंट्री। तो जब स्टॉक के लिए वो काम करता है तो उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जब वो डेटर्स को मैनेज करने का काम करता है या रिसीवेबल्स को मैनेज करने का काम करता है तो वो कहलाता है रिसीवेबल मैनेजमेंट। और जब वो कैश या बैंक को मैनेज करने का काम करता है तो उसको हम लोग कैश मैनेजमेंट कहते हैं। यहां अगर क्रेडिटर्स या आउटस्टैंडिंग की बात करें तो पेबल्स मैनेजमेंट होता है। कौन सा मैनेजमेंट? याद आया होगा। और अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो इन चीजों को मैनेज करना, किनको? इनको मैनेज करना वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहलाता है। याद आया? तो वर्किंग कैपिटल तो हम लोगों ने देख लिया। अब किसकी बारी? आज जो बारी है वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के एक पोर्शन, एक हिस्से या एक एलिमेंट की है, जिसका नाम है रिसीवेबल मैनेजमेंट। दैट इज अ पार्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल देख लिया हम लोगों ने। अब हम माइक्रो लेवल पर काम करेंगे और रिसीवेबल मैनेजमेंट की बात करेंगे। ये बमुश्किल एक लेक्चर चलेगा, दैट वुड बी ओवर। स्टॉक अगर आपको मालूम हो तो हम लोगों ने कॉस्टिंग में इन्वेंट्री मैनेजमेंट यानी कि मटेरियल कॉस्ट पढ़ रखा है, हाँ या ना? दैट इज ऑलरेडी डन। हम केवल एक उसकी क्लास ले लेंगे, इंट्रोडक्शन, और आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा देंगे ताकि आपके दिमाग से ये भूत निकल जाए कि हमने नहीं कराया। ठीक है ना? तो पूरा हो चुका है। तो ये हम लोग का ऑलरेडी डन हो चुका है। इसमें एक लेक्चर लगेगा, इसमें भी एक लेक्चर लगेगा। यानी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में जिसमें हमको मेहनत करनी है, दैट इज ओनली एंड ओनली योर डेटर्स मैनेजमेंट। जैसे ही ये खत्म हुआ, समझ लीजिए आपका पूरा का पूरा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है। फिर जो मेहनत करनी है ये एसेट्स और ये हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर पर। पक्का? डेटर्स या रिसीवेबल होते क्या हैं? बेसिकली जब किसी पर्सन से हमें पेमेंट लेना होता है, यानी मेसर्स ए लिमिटेड है, ये इसकी आदत है माल बेचने की, गुड्स को सेल करने की। बट ऑब्वियस है, बिजनेस कर रहा है तो माल बेचेगा ही बेचेगा। अब इसे मालूम है कि हम जो आज की डेट में पॉलिसी यूज कर रहे हैं, इसे अच्छी तरह मालूम है जो आज की डेट में हम पॉलिसी यूज कर रहे हैं वो हमारी 30 डेज की है। यानी हम जो उधार माल दे रहे हैं मार्केट में, दैट इज ऑफ 30 डेज। दिस इज आवर क्रेडिट पॉलिसी। ये क्या है? उधार माल बेचने की पॉलिसी है। और इस बेसिस पर मिस्टर ए या मेसर्स ए साल भर में 12 लाख रुपए का माल बेच लेता है। कितने रुपए का? 12 लाख रुपए का। ये इसकी क्रेडिट पॉलिसी है या क्रेडिट पीरियड है। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? भाई हमारी एक क्रेडिट पॉलिसी होगी ना उधार माल बेचने की? नहीं होगी। हम जब भी मार्केट में जाएंगे अपना सामान लेकर के तो किसी से कहेंगे ना, सामने वाला कहेगा कितने दिन में पैसा देना है? तुरंत देना है। अच्छा ले जाओ बाद में आना। अरे भैया 10 दिन बाद। अच्छा रख दो 100 किलो। अरे 20 दिन। अच्छा रख दो 200 किलो। 1 महीना रख दो 500 किलो। उसको दिक्कत क्या है सामान रखने में? उसका तो स्टॉक पूरा भरा हुआ रहेगा ना। नहीं समझे मेरी बात? वो तो खुश होगा कि जितनी ज्यादा क्रेडिट पीरियड है, लेना ही मत, पैसा पूरा रख दो, पूरी फैक्ट्री का सामान रख दो, तो दिक्कत क्या है कि नहीं? उसको क्या दिक्कत है? तो ये होती है क्रेडिट। लेकिन हमको तो अपनी क्रेडिट पॉलिसी बनानी पड़ेगी। कैसे बनाते हैं? प्रॉब्लम ये है कि हाउ टू डिटरमाइन दीज 30 डेज। ये डिटरमाइन करते हैं हम सबसे पहले अपने स्टॉक की नेचर के आधार पर।
अगर हम अंडा बेचते हैं तो 1 महीने का उधार नहीं दे सकते, है कि नहीं? 1 महीने बाद कहेंगे लाओ अंडा वापस करो, कहेगा वो चूचू चूचू कर रहे, लेते लेते जाओ, है कि नहीं? अब उसको दाना खाना पानी अलग खिलाओ, उसके लिए फिर पोल्ट्री फार्म खोलना पड़ेगा, वो अलग धंधा हो जाएगा। हाँ या ना? दिमाग उधर लग गया लग रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे स्टॉक का नेचर क्या है वो भी तो देखना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, कंपटीशन कैसा है, हम कितने समय से बिजनेस में हैं ये भी तो देखना पड़ेगा। हमारा जियोग्राफिकल एरिया क्या है बिजनेस करने का वो भी तो देखना पड़ेगा। अगर हम ज्यादा लिबरल पॉलिसी रखें, अभी देखेंगे उस पर, उसको भी छोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए, चलो ठीक। तो हमने डिसाइड किया कि भैया 30 डेज हमारा क्रेडिट पीरियड रहेगा, और जो हमको रास्ते में मिलेगा, मान लो मैं सेल्स पर्सन हूं, किसी कंपनी का माल बेच रहा हूं, जो मिलेगा उसको माल बेच देंगे। अरे नहीं, क्रेडिट वर्दिनेस, हम छोटे मोटे बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक लार्ज लेवल ऑफ बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं, जिसका अच्छा खासा बिजनेस चलता है, करोड़ ऑफ रुपीज का टर्नओवर होता है। छोटे बिजनेस में क्या हम लोग का वर्किंग कैपिटल नहीं लगता? लगता है, बिल्कुल लगता है, ये किसने कहा नहीं लगता। लेकिन हम तो जो देखेंगे हिसाब किताब वो बड़े लेवल का देखेंगे, माइक्रो लेवल पर अपने आप, छोटे लेवल पर आप लोग कर सकते हैं। हाँ, अब 12 लाख रुपए की ये सेल करता है 30 दिन क्रेडिट पीरियड पर। क्या बता सकते हो इन्वेंट्री टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितना है? याद करो, मैंने बताया हुआ है ये, सुन लो। नहीं बताया है, ढंग से सुनना। एक वर्ड यूज होगा आने वाले समय में जब हम लोग अब बात करेंगे, उसको हम लोग नाम देंगे एवरेज कलेक्शन पीरियड या डेटर्स टर्नओवर रेशियो या क्रेडिट पॉलिसी। तीनों का मतलब एक ही निकलेगा। अगर मैंने कहा एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है, तो हम कह सकते हैं 30 डेज। 30 डेज। अगर हमसे पूछा जाए क्रेडिट पॉलिसी पीरियड कितना है, तो हम कह सकते हैं 30 डेज। अगर हमसे पूछा जाए डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितना है, नाउ वी हैव 2 ऑप्शंस टू से इट, ईदर इन टर्म्स ऑफ टाइम्स और इन टर्म्स ऑफ डेज और मंथ। यस और नो? अच्छा, ये भी मंथ में हो सकता है, चिंता ना, ऊपर जो डेज में लिखा है वो मंथ में हो सकता है, उसकी टेंशन ना लेना है। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ डेज और टाइम्स। टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, इसको लिखेंगे सर 30 डेज, वी नो इट वेरी वेल। व्हाट अबाउट दिस वन? एक बार माल बेचा, पैसा मिला कितने दिन में? फिर माल बेचा, पैसा मिला कितने दिन में? साल भर में कितनी बार चलेगा? 12 टाइम्स। अरे कितनी बार? अरे 12 टाइम्स। डेटर्स टर्नओवर रेशियो कितना है? 12 टाइम्स। यानी अगर मैं उधार माल बेचता हूं, वो पैसा सर्कुलेट होकर मेरे पास कैश बनता है 30 दिन में, फिर कैश बनेगा 30 दिन में, फिर कैश बनेगा 30 दिन में, फिर उधार माल बेचा, कैश बनेगा 30 दिन में। इट टुक 12 टाइम्स इन अ ईयर। हाँ या ना? अच्छा, मेरा कंपटीटर आ गया, उसने कहा कि भैया हम एवरेज कलेक्शन पीरियड देंगे 20 डेज, और उसने भी जो सेल की है ना 12 लाख की है पर एनम। कोई फर्क पड़ा क्या? अरे क्या फर्क पड़ गया भाई? डेज कम होने से सेल तो उतनी ही है। अरे टोटल सेल तो उतनी ही है ना, पैसा कहां फंसने की बात हो रही है? हैं? साइकिल ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ेगा? सुनो, इसका मतलब ये 20 दिन चलता है, अगर 360 दिन एक साल में होता है तो ये 18 चक्कर काटेगा। ये साइकिल कितनी बार चलेगी? 18 बार।
यानी अगर मैं 12 लाख डिवाइडेड बाई 18 कर दूं तो मेरी हर एक साइकिल होगी 20 दिन का, है ना? $66,667। बोलो ना, पक्का? और यहां पर कितने रुपए की होगी? यहां 1 लाख रुपए की साइकिल बनेगी, 1 लाख की 12 बार घूमेगी। और यहां 66,667 की 18 बार घूमेगी। ध्यान दो, तो 1 लाख रुपए मेरा पैसा ब्लॉक हो गया। हमारा यहां पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जाएगा और यहां हमको उतना ही सेल करने के लिए केवल 66,000 रुपीज अपने ब्लॉक करने पड़ेंगे। 66,000 आया, आ गया, फिर आया, फिर गया, यानी वो केवल 66,000 रुपए ब्लॉक करके हम 12 लाख की सेल कर सकते हैं। और वहीं मेरा जो दूसरा कंपटीटर है वो 1 लाख, यहां जो समझो, जिसको समझो, 1 लाख रुपए ब्लॉक करके 12 बार चक्कर काटेगा। तो बताओ वो बुद्धिमान या मैं बुद्धिमान? अगर वो 1 लाख, वो अगर इस पीरियड पर जाता है, किस पीरियड पर? 30 डेज, तो वो बुद्धिमान 12 लाख सेल कर रहा है 30 दिन पर, या मैं बुद्धिमान 18 चक्कर कटवा करके? मैं नहीं, मैं भाई मेरा पैसा कम ब्लॉक हुआ ना, है कि नहीं? चलो तुम्हारी बात कर लेते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड तुमने कर दिया, अपने ऊपर ले लो 10 दिन। तुम भी सेल कर ले रहे हो 12 लाख रुपए पर एनम। तो एक बात बताओ, कितने चक्कर काट लोगे उस पैसे का? अगर 10 दिन है तो 360 दिनों में 36 बार चक्कर काटोगे, हाँ या ना? यहां सीधे सीधे ऐसे ले लो ना, कितना है? 12 लाख है का डिवाइडेड बाई 360, यानी एक दिन की सेल इतनी है, तो 10 दिन की सेल कितनी होगी? वो पैसा ब्लॉक हो जाएगा 33,333 रुपए। ये पैसा ब्लॉक हो गया मेरा। यहां सीधे सीधे 10 दिन है, 360 में 36 चक्कर कटे, 36 टाइम 36 टाइम, तो सीधे 12 lakhs डिवाइडेड बाई 36 टाइम्स। नाउ अगेन द आंसर वुड बी योर आंसर वुड बी द सेम, 33,333। बताओ अब बुद्धिमान कौन? कंपटीटर जो 1 लाख फंसा करके 12 लाख की सेल कर रहा है, या मैं 66,000 रुपए फंसाकर 12 लाख की सेल कर रहा हूं, या वो 33,000 रुपए फंसा करके 12 लाख की सेल कर रहा है? कौन? 33,000 वाला। अब बात समझ में आ रही है? सेल सबकी बराबर है। उल्टा केवल ये मत देखो ब्लॉक हुआ, ब्लॉक होने के बाद इंटरेस्ट का भी नुकसान हुआ। अरे मारो गोली इंटरेस्ट को, बैड डेट्स भी तो नुकसान होगा जितना ज्यादा पीरियड का उधार दोगे। एक चीज तो क्लियर हो गई कि हम लोगों को जो क्रेडिट पीरियड होती है वो क्या रखनी चाहिए? कम से कम। बस यही गलती कर दी है, आते हैं अब ठीक करते हैं इस गलती को। मैंने कहा 30 दिन का उधार माल बेचो। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। कितना दिन था दूसरा? 20 दिन। और तीसरा 10 दिन। यही तुम लोगों ने उठाया। अगर इसकी सेल 12 लाख है 30 दिन पर, तो क्या 20 दिन पर माल बेचने पर इसकी सेल 12 लाख ही रहेगी क्या? नहीं, सेल कम हो जाएगी। क्यों खरीदेगा कोई उससे? अब थोड़ा और आगे बढ़ते, सेल कम हो गई। 10 लाख मान ले, 10 लाख ना मानो, चलो 11 लाख मान लो, और इसका 9 लाख मान लेते हैं। अब क्लियर है? हमने कहा कि टोटल कॉस्ट आती है सेलिंग प्राइस है 10 रुपए के हिसाब से सबका, और टोटल कॉस्ट है 6 रुपए। इंटरेस्ट रेट है 12%। बस मैंने इतना कहा, ठीक है ना? बस मैंने इतना कहा और चुप हो गए। अब बताओ कौन सा ज्यादा फायदेमंद है? तो सबसे पहले ब्लॉक्ड अमाउंट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? ब्लॉक्ड फंड। तो कैसे निकालोगे सर? 12 लाख है, 30 डेज का पैसा ब्लॉक रहता है, तो 1 लाख रुपए ब्लॉक हुआ, हाँ या ना? अब 1 लाख रुपए ब्लॉक हुआ 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, फिर 1 लाख ब्लॉक हो गया 1 महीने के लिए, फिर 1 लाख ब्लॉक हो गया 1 महीने के लिए। इस 1 लाख से 1 महीने की सेल कर सकते हो, या 12 लाख 12 महीनों की सेल कर सकते हो?
12 महीनों की सेल कर सकते हैं। 1 लाख रुपए लिया, कैश में कन्वर्ट किया 1 महीने में, फिर उसको उधार माल बेच करके फिर कैश में कन्वर्ट किया, फिर उस 1 लाख से उधार माल बेचकर फिर कैश में कन्वर्ट किया। यानी वी आर नीडेड ओनली ₹1 लाख टू मेक 12 लाख सेल्स। हाँ या ना? 1 लाख रुपए फंसाकर हम कितने की सेल कर सकते हैं? तो ये हमारा ब्लॉक्ड फंड है। हम इतना ही लोन ले लें बैंक से तो इस पर इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 12% के हिसाब से सलीना 12,000। ठीक है ना? पक्का? कोई दिक्कत? अच्छा, इसकी बात करो। 11 लाख का सेल है, डिवाइडेड बाई 360 डेज इनटू 20 डेज का पैसा ब्लॉक हो गया, तो 61,111 रुपीज ब्लॉक हो गया। हाँ या ना? नहीं ब्लॉक हुआ। अब इतना ही मुझे चाहिए साल भर में 12 लाख की सेल करने के लिए। क्यों भाई? 20 दिन में पैसा वापस आएगा, देखोगे तो 11 लाख की सेल हो जाएगी। अच्छा, 61,111 का इंटरेस्ट रेट कितना था? 12%। नाउ इट कम्स टू 7,333। यहां पर इंटरेस्ट अमाउंट आ गया इतना। इसकी बात करें तो 9 लाख है 10 डेज के हिसाब से, तो हमारा हो गया 25,000 रुपए ब्लॉक होगा। कितना? सोचो, केवल 25,000 था तो मैंने 12 लाख की सेल कर ली, और एक आदमी 1 लाख रुपए उधार लेकर के 12 लाख की सेल कर रहा है। हाँ है ना? लेकिन हम तुरंत इस पर फटाक से आंसर नहीं दे सकते, बुद्धिमान तो ये तीसरा वाला है। नहीं भैया, नहीं, एनालिसिस कर रहे, क्योंकि सेल प्लस और माइनस भी तो हो रही है। हमें बेस्ट वे पर जाना है जहां पर मुझे मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो जरा देखो, 25,000 का कितना परसेंट था? 12%। 3,000 रुपए इसका इंटरेस्ट लगा। अब मुझसे पूछा जाए कि बताओ कौन सा ज्यादा फायदेमंद है, तो तुम लोग बताओ कौन सा ज्यादा फायदेमंद है। ऐसे थोड़ी बोलोगे, उसके लिए कैलकुलेट करोगे तुम लोग। देखो, सेल कितनी थी? सेल थी 12 लाख, दूसरे में 11 लाख, तीसरे में 9 लाख। इस पर हमारी कॉस्ट आई थी 6 रुपए के हिसाब से। हाँ या ना? यहां पर यूनिट्स कितनी थी? 1,20,000 यूनिट्स 10 रुपए के हिसाब से था। यहां 1,10,000 यूनिट्स, और यहां पर 90,000 यूनिट्स। अगर यूनिट्स में कन्वर्ट हो गया तो कॉस्ट को 6 रुपए से मल्टीप्लाई करो, 7,20,000। बोलो ना। और इधर कितना आ जाएगा? 6,60,000। 6 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहां पर 9 था, 5,40,000। अच्छा, केवल इतना ही नहीं, कॉस्ट के बाद एक और कॉस्ट एक्स्ट्रा आ गई जो अब हम लोग ध्यान दे रहे हैं, दैट इज योर इंटरेस्ट कॉस्ट। कितना कितना है? 12,000, 7,333 एंड 3,000। इसमें हम लोगों ने एक एलिमेंट अभी छोड़ रखा है, बैड डेट्स का। ठीक है ना? वो भी हमारे काम आता है, लेकिन अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना। एक साथ सारे पॉइंट ले लेंगे तो तुम लोग बीमार हो जाओगे। 48, 480 माइनस 12, 4,80,000 में से 12,000 कम कर दो, 4,62,000, 68। हाँ, इसका देखो, 440 में से 8,000 गया, 4,32,667। हाँ, 360, 357। बोलो, फायदा कौन दे रहा है? कैसे लास्ट वाला दे रहा है? तो हम 30 दिन का उधार माल बेचेंगे। अरे बोलो ना, नहीं समझ में आया? बस ठीक है, यही है, चैप्टर खत्म है। अरे मजाक नहीं कर रहे, लेकिन प्रैक्टिस अच्छी खासी करनी है। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो चैप्टर इज ओवर। केवल प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। मेन कंसेप्ट, मेन कहानी यही है कि हम लोग को करना क्या है वो क्लियर होना चाहिए दिमाग में। चल सकते हैं? डेटर्स मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है? लंबा चलेगा ये, चार सेशंस चलते हैं लगभग, चिंता न करना, ठीक है ना? लेकिन प्रैक्टिस करनी है, नए नए तरीके के क्वेश्चन आएंगे, मजे बहुत आएंगे।
मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल रेफर्स टू प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ डेट ओड टू द फर्म फ्रॉम कस्टमर ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स। तो हम लोग केवल किसकी बात करेंगे? क्रेडिट सेल्स। उसी पर ही डेटर्स जनरेट होते हैं जो दिखाते हैं डेट ओड टू द फर्म, जिनसे हमें पैसा लेना है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल इज टू ऑप्टिमाइज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यही तो किया, ऑप्टिमाइज द रिटर्न किया है ना, जहां पर हमको सबसे ज्यादा फायदा मिले, पैसा ब्लॉक करने का। ठीक। When large amount are tied up in receivable, जब ज्यादा पैसा ब्लॉक हो जाता है, there are chances of bad debts and there will be cost of collection of debt। जितना उधार ज्यादा बेचेंगे उतना हमको दुकानदारों के पास अपने सेल्स पर्सन को भेज करके पैसे कलेक्ट करवाने पड़ेंगे। कलेक्शन कॉस्ट आएगी, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आएगी, नहीं आएगी, बैड डेट्स के लॉसेस अलग होंगे। पक्की बात। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ द रिसीवेबल इज लो, यानी इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल इज लो, द सेल्स में बी रेस्ट्रिक्टेड। जाहिर सी बात है सेल कम होने लगेगी। जैसे ही हमने इन्वेस्टमेंट क्या करना कम कर दिया, जब हमने क्रेडिट पीरियड कम देनी स्टार्ट कर दी तो हमारा सेल कम होने लगेगा। हाँ या ना? सिंस द कंपटीटर्स में ऑफर मोर लिबरल टर्म्स, क्योंकि मेरे कंपटीटर्स तो लिबरल टर्म्स दे रहे हैं तो उनका सेल ज्यादा होगा, मेरा सेल रेस्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। देयरफॉर मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल एज एन इंपॉर्टेंट इश्यू एंड रिक्वायर्स प्रॉपर पॉलिसीज एंड देयर इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, अभी बात करेंगे इस पर। 3 एस्पेक्ट्स होते हैं क्रेडिट पॉलिसी के या हमारे डेटर्स मैनेजमेंट के। 3 चीजों पर हमारा पूरा डेटर्स मैनेजमेंट या रिसीवेबल मैनेजमेंट डिपेंड करता है। पहला होता है क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी का मतलब होता है कितने दिन का उधार माल बेचें, जो अभी हम लोगों ने देखा। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि सर हम 30 दिन का उधार माल बेचेंगे, दैट इज ओके। किसको उधार माल बेचें? जो मिल जाए उसको बेचें। ये भी ना देखें कि वो बंदा बाकी लोगों को समय पर पैसा देता है कि नहीं। अगर मान लो मार्केट में मैं जा रहा हूं और मुझे पता चल जाए कि ये बंदा जिससे सामान खरीदता है उस बंदे को दौड़ा दौड़ा कर मार देता है, कल आना, परसों आना, 10 दिन बाद आना, 15 दिन बाद आना, पैसा देता ही नहीं, उसके बाद कोई कमी निकाल करके केस कर देता। ठीक है ना? तो उसका बिजनेस ऐसे ही चल रहा है। तो क्रेडिट है, तो क्या ऐसे आदमी को तुम माल बेचना पसंद करोगे? तो हमें क्रेडिट वर्दिनेस चाहिए होती है, क्रेडिट रिपोर्ट चाहिए होती है, क्रेडिबिलिटी रिपोर्ट चाहिए होती है। बात समझ में आई? तो हमें क्या चाहिए? क्रेडिट पॉलिसी, कितने दिन का उधार माल बेचे, किसको बेचें, हमारे टारगेटेड कस्टमर्स कौन है वो पता चलना चाहिए। और तीसरा कंट्रोल। माल बेच दिया, झंझट खत्म नहीं हुआ, अब तो झंझट शुरू हुआ है, क्योंकि आपको प्रॉपर्ली कलेक्शन करना पड़ेगा, कंट्रोल रखना पड़ेगा। नहीं समझे मेरी बात? और ये तीनों एस्पेक्ट्स जुड़ करके कहलाते हैं रिसीवेबल मैनेजमेंट, जिसमें आपको क्रेडिट पॉलिसी भी तय करनी है, जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन देखा शॉर्ट में। दूसरा, हाँ, दूसरा क्रेडिट वर्दिनेस या क्रेडिट उसकी क्या है, एनालिसिस करना। और तीसरा उस पर कंट्रोल करना। केवल उधार माल बेच देना, क्रेडिट पीरियड देख करके, क्रेडिट वर्दिनेस देख करके उधार माल बेच देना, उसके बाद कंट्रोल ना रखना, वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है ना? पक्का? एक वर्ड आएगा, मान लो मैंने लिख दिया नेट 50, मेरी क्रेडिट पॉलिसी है नेट 50। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करता है कि भैया हम मैक्सिमम किसी को उधार माल बेच सकते हैं तो 50 दिन के बाहर नहीं जाना चाहिए। नेट 50 ने लिखने की जरूरत नहीं है, हर क्वेश्चन में आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर क्वेश्चन में आएगा। नेट 50 का मतलब इट इज एक्सपेक्टेड दैट कस्टमर विल रीपे क्रेडिट ऑब्लिगेशन नॉट लेटर देन 50 डेज। नेट 50 का मतलब ये हुआ। और इसका क्या मतलब हुआ 3/15 नेट 60 का? 3/15 नेट 60 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि बेटा अगर तुम चाहते हो कि हमने जो तुम्हें उधार माल बेचा है उस पर तुमको छूट मिल जाए, तो एक काम करो,
15 दिन के अंदर अगर तुम पैसे दे दोगे तो आई अलाउ यू अ डिस्काउंट ऑफ 3%, अदरवाइज 60 दिन के अंदर तो पैसा देना ही देना है। इसका मतलब ये निकला, अगर मैं कहता हूं मेरी क्रेडिट पॉलिसी है 3/50 नेट 50, इसका क्या मतलब निकला? कितना आसान है नहीं? अगर 15 दिन के अंदर पैसा दे दिया तो 3% का आपको डिस्काउंट दे देंगे, अदरवाइज आपको 50 दिन के अंदर तो पेमेंट देना ही है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, 15 दिन के अंदर अगर पैसा दे दिया तो बस ठीक है, अब तेज आदमी 1% का डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज आपको 50 दिन के अंदर पैसा देना पड़ेगा। ये मेरी क्रेडिट पॉलिसी होती है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना? ये फॉर्मेट दिए हुए हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाए। ये फॉर्मेट दिया है, कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आया है, हमें कोई मतलब नहीं है। अब सुनो, अब नहीं बोलोगे, मुंह नहीं खोलेगा। नई चीज सुनना, तुम लोग के सामने मैंने शुरू में बोला था दिस इज योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पहले दिमाग में बात बैठा लेना, ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है जो आपके एजम्पशंस पर चलता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, हर दूसरे लेक्चर में ये बार बार गाना गा रहा हूं, हर लेक्चर में गाना गा रहा हूं। ये एजम्पशंस बेस्ड है, आपको अपने एजम्पशंस और फॉर्मेट सेट करने हैं। बात समझ में आई? तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज किताब देख देख करके नहीं, अब कुछ और नहीं बोले तो बीमार हो जाएंगे, तो बीमारी नहीं पालनी है। अब हम एक सिस्टम सेट कर ले रहे हैं 2 मिनट के अंदर, ठीक है ना? और उसी सिस्टम पर हम कंटिन्यू रहेंगे। हमने कहा, तुम लोग खुद बताओ, मैंने कहा सेल मैंने किया 12 लाख का, अभी क्वेश्चन देखा था ना, और मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड था 30 डेज का। तो आपने कहा सर आपके जो ब्लॉक्ड फंड रहते हैं वो रहते हैं 1 लाख रुपए, यानी डेटर्स आपके रहते हैं 1 लाख रुपए। इसको हम एवरेज डेटर्स भी कह सकते हैं, एवरेज रिसीवेबल भी कह सकते हैं, रिसीवेबल्स भी कह सकते हैं, डेटर्स भी कह सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, सबका मतलब एक है। अच्छा, मैंने कहा 1 लाख का डेटर है और चलो मैंने एसीपी नहीं दिया, लो मैंने कहा मेरी सेल 12 लाख है, एवरेज डेटर्स 1 लाख है। इससे क्या पता चलेगा? हमें क्रेडिट पीरियड नहीं मालूम है, मालूम है क्या? मालूम है। अरे क्या बात कर रहे हो, अगर 12 लाख है और 1 लाख का डेटर है तो 12 बार चक्कर काटेगा ना, आ तो गया 12 टाइम। ऐसे भी आ सकता है ना, नहीं समझे? बात तो वही पड़ी। तो अगर मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड है 30 डेज, इसको टाइम्स में कन्वर्ट करना हो तो 360 दिनों में हर एक चक्कर 30 दिन का है, तो सलीना कितने चक्कर कटेंगे? ऐसे भी बोल सकते। नहीं समझ में आई बात? हमें मालूम है कि जो भी हम सेल करते हैं, मैंने क्या बोला, उसकी वेरिएबल कॉस्ट होती है 60%। कितनी होती है वेरिएबल कॉस्ट? और फिक्स्ड कॉस्ट है 2 lakhs। कितनी है फिक्स कॉस्ट? 2 लाख। अब अगर हम आपसे कहें कि चलो बताओ हमारा कितना पैसा ब्लॉक हुआ, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो इत्मीनान से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज चलने जा रही है, बस इसी पर ही पूरा क्वेश्चन हमारा कट 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 चलता चला जाएगा। बुक ने क्या किया है, किसने क्या किया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होगा। यहीं पर आकर हमारे और बुक्स के बीच में डिफरेंसेस आएंगे। कभी कोई हमारे हिसाब से करेगा, कभी कोई हमारे हिसाब से नहीं करेगा, तो बीमार होने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए उसका भी आंसर सही है और
हमारा आंसर भी सही है, ये पता होना चाहिए। 12 लाख का माल बेचा मैंने, ये सेल है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, 60% थी ना, और फिक्स कॉस्ट है, प्रॉफिट कितना आ गया अभी फिलहाल 280, हाँ या ना? डेटर्स एट सेल्स 1 लाख, 30 डेज लिखा था ना मैंने, तो 12 लैक्स डिवाइडेड बाई 360 इंटू 30 डेज, यही तो आया। अरे बोलो ना। अच्छा हमारा ब्लॉक्ड फंड कितना हो गया बताओ? 1 लाख, पक्की बात है ना? गलत। इस 1 लाख में सेल्स प्लस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? अब बताओ। नहीं अब बताओ, ये 1 लाख रुपए का तो सेल है, इसमें प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है। क्या प्रॉफिट में ब्लॉक होता है क्या फंड? बैंक के पास जाओगे, हमको पैसा चाहिए, तो बैंक कहेगी कितना, कहोगे 1 लाख रुपए, 12 लाख का माल बेचते हैं, 1 लाख रुपए का हमारा पैसा फंसा रहता है। बैंक बोलेगी 10, 1 लाख थोड़ी फंसा रहता है तुम्हारा तो कॉस्ट फंसा रहता है ना, प्रॉफिट थोड़ी फंसा रहता है। नहीं तो कॉस्ट का पैसा लो। किसका पैसा लो? तो कॉस्ट का पैसा मांगेंगे। किस पर गए? डेटर्स एट सेल्स पर गए, उससे हम चले जाएंगे डेटर्स एट वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोलेंगे? डेटर्स एट टोटल कॉस्ट, सॉरी, डेटर्स एट टोटल कॉस्ट। यानी इस 1 लाख में टोटल कॉस्ट कितनी फंसी हुई है? तो आप कहेंगे सर, सुनना ढंग से, कितनी कॉस्ट फंसी हुई होगी? बता दो कितना परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज देख लो कितना परसेंटेज है। 23 पॉइंट जो भी हो, तो आप कहेंगे सर ये 23% इसमें से भी हटा दीजिए, 77,000 कितना आ जाएगा? ये आ रहा है? हाँ या ना? बैंक से मैं कहूंगा इतना पैसा फंसा हुआ है, बैंक कहेगा दत्त इतना थोड़ी फंसा हुआ है, इतना नहीं फंसा हुआ है, आपका बेसिकली पैसा केवल इतना फंसा हुआ है भाई। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स होती है, चाहे बिजनेस करो या ना करो, रेंट तो आपको देना ही देना है। नहीं समझे? तो फिक्स वाली चीजें तो देनी देनी है, वो तो आपका परमानेंट पैसा फंस गया। इस आदमी को माल बेचना है या नहीं बेचना है, उसके लिए आप डिसीजन लेने जा रहे हैं। 30 दिन पर उधार माल बेचें या ना बेचें, उस पर डिसीजन लेने जा रहे हैं। तो आपका बेसिकली माल खरीदने और बेचने पर केवल और केवल वेरिएबल कॉस्ट ही ब्लॉक होती है। फिक्स कॉस्ट के लिए यहां क्यों आए हो? वो वर्किंग कैपिटल का हिस्सा नहीं है, उसके लिए लॉन्ग टर्म लोन ले लो। उसके लिए कौन सा लोन ले लो? लॉन्ग टर्म लोन। लेकिन शॉर्ट टर्म के पीछे क्यों पड़े हो? बात समझ में आई? तो हम लोग डेटर्स एट वेरिएबल कॉस्ट, वो निकालेंगे। डेटर्स एट सेल्स नहीं निकाला, डेटर्स एट टोटल कॉस्ट नहीं निकाला, डेटर्स एट वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमें मालूम है 60% होता है। कितना होता है? तो हम सीधे 1 लाख का 60% 60,000। अब हम ये कह सकते हैं केवल अगर मेरे पास 60,000 हो तो हम 12 लाख का माल बेच सकते हैं, 1 लाख भी नहीं। तो थोड़ी देर पहले जो हम लोग सीखे आते समय कि 1 लाख रुपए होंगे तभी हम 12 लाख का माल बेचेंगे ना, केवल 60,000 होगा तो हम 12 लाख का माल बेच देंगे। अब समझ में आई बात? तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में, अगर हमारे पास
क्वेश्चन में 3 एलिमेंट्स दिए हों, सेल प्राइस दिया हो, वेरिएबल कॉस्ट दिया हो और फिक्स कॉस्ट दिया हो, तीनों दिए हुए हो, तो हम किस पर कैलकुलेशंस करें कि हमारा एक्यूरेट आंसर आ जाए? तो फर्स्ट रैंक इज दिस वन, फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा। इफ द वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन देन आवर आंसर मस्ट बी बेस्ड ऑन वेरिएबल कॉस्ट, मींस डेटर्स जो ब्लॉक होंगे वो वेरिएबल कॉस्ट के बराबर होंगे, ये दिमाग में सेट कर लेना है। अगर हमें वेरिएबल कॉस्ट ना मालूम हो, हमें केवल मालूम हो टोटल कॉस्ट, क्या मालूम हो? 80 रुपए, ये नहीं दिया हुआ है अलग अलग, तब हमारा आंसर किस पर रहेगा? 100 रुपए पर या 80 रुपए पर? तब तो मजबूरी है कि हम इसको बेस लेकर के चलें, और जब हमें कॉस्ट दी ही ना हुई हो तब मजबूरी होगी। अब तुम्हारे सामने जो क्वेश्चंस आएंगे ना, जब आप पढ़ेंगे बुक्स को, तो किसी क्वेश्चन में तीनों फैक्टर दिए होंगे, सेल्स प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, लेकिन जो आंसर निकाला होगा बुक ने वो इस पर निकाला होगा। अरे काहे को निकाला रे, वो थर्ड रैंक पर हम रखते हैं। तीनों फैक्टर दिए हुए हैं, सेल्स पर क्यों निकाले, डेटा सेट सेल्स पर क्यों निकाले? निकालना किस पर था? वेरिएबल, तो हम लोग वेरिएबल पर निकालेंगे, तो वहां पर हमारा और उसका आंसर डिफर करेगा। अगर मान लो उसने हमको केवल सेल्स और फिक्स और सेल्स और टोटल कॉस्ट दी है, तो हम किस पर निकालेंगे? टोटल। लेकिन हो सकता है बुक ने किस पर निकाला हो? सेल्स पर, डिफरेंस आ जाएगा। तीनों दे रखे हैं, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, तो हम किस पर निकालेंगे? वेरिएबल पर। हो सकता है उसने टोटल कॉस्ट पर निकाला हो। अब बात समझ में आए? तो हम लोग को अपना माइंड सेट करके चलना है कि इफ ऑल दीज 3 फैक्टर्स आर गिवन देन वी विल पुट दीज रैंक अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस। तो अगर हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट दिया है तो हम वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं दिया है तो टोटल कॉस्ट के हिसाब से चलेंगे। अगर दोनों नहीं दिया है सेल्स को लेकर चलेंगे। चल सकते हैं? पक्का? किया जाए स्टार्ट? पक्का? अब आराम से सुनना, पूरा सेशन आज का केवल यही क्वेश्चन नंबर 1 उठाकर जाएगा, अब जितना टाइम बचा। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम में 2 या 3 बार आ चुका है। ये आपको हर स्टडी मटेरियल में मिलेगा, चाहे सीए का हो, सीएस का हो, सीएमए का हो, सबों में मिलेगा। ये कॉमन क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन है। ये इसी तरह के क्वेश्चन आते ही हैं, ये हुआ, ये दूसरा क्वेश्चन हुआ, मतलब जो भी क्वेश्चन हैं यही 4-5 तरह के क्वेश्चन घूम फिर करके आते रहेंगे आपके पास। कुछ ना कुछ डेटा प्लस या माइनस रहेगा। देखा जाए, कहता है XYZ कॉर्पोरेशन हुज करेंट सेल्स आर इन द रीजन ऑफ ₹6 लाख पर एनम एंड एन एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 30 days, wants to pursue a more liberal policy। अब कंपनी कुछ डिसीजन चेंज करना चाह रही है। आज की डेट में कंपनी का एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है? तो हम यहां लिख सकते हैं प्रेजेंट पॉलिसीज। थर्टी डेज का है और इस पर सेल कितनी है? $6 लाख। अच्छा, अब लिबरल पॉलिसी का मतलब यह होता है कि हम 30 दिन से 40 दिन करें, 40 दिन से 50 दिन करें, 50 से 60 दिन करें। दिस इज नोन एज लिबरल पॉलिसी। स्ट्रिक्टर पॉलिसी क्या होती है? 30 दिन से 25 दिन करें, 25 से 20 दिन करें। क्लियर हुआ? तो कंपनी कहां जाना चाहती है? लिबरल पॉलिसी में जाना चाहती है। उसके पास 4 ऑप्शंस हैं। कितने ऑप्शंस हैं? ए, बी, सी, डी। अगर ए में जाती है कंपनी तो वो अपनी कलेक्शन पीरियड को 10 दिन से बढ़ाएगी। इंक्रीज इन कलेक्शन पीरियड, 10 दिन से बढ़ाओ, 30 दिन को 10 दिन से बढ़ाओ। यहां कंपनी कितना दिन रखना चाहती है? और दूसरे वाले में 20 दिन से बढ़ाना चाहती है। तो पहले 30 दिन था, 20 दिन बढ़ाना है तो कितना हुआ?
कि 40 में 20? क्योंकि प्रेजेंट तो वही चल रहा है ना, है कि नहीं? ऑप्शन में ऑप्शन कैसे ढूंढोगे? ठीक है ना, 30 से 20 यानी 50 दिन। अच्छा, 30 दिन और बढ़ाना है तो टोटल कितने हो जाएंगे? 60 दिन। पहले 30 थे, फिर 30 दिन बढ़ाना चाहती है कंपनी। और अगर 30 दिन थे 45 दिन बढ़ाना हो तो ये कहो साल भर नहीं लिख दिया। इंक्रीज इन सेल्स, आज तक मेरी सेल 6 लाख थी, अब 30,000 से बढ़ जाएगी तो सेल्स कितनी हो जाएगी? पहले मेरी सेल 6 लाख थी, अब 48,000 से बढ़ जाएगी। पहले हमारी सेल्स 6 लाख थी, अब 75,000 से बढ़ जाएगी। और लास्ट है 6,90,000। हाँ या ना? अच्छा, बैड डेट्स दिया है, आज की डेट में कुछ बैड डेट्स है क्या? मालूम नहीं। कह रहा है इसमें जो बैड डेट्स होगा वो 1.5% होगा। पॉलिसी ए में कितना रहेगा बैड डेट्स? दूसरे में 2, 3, 4, तो 2%, 3%, 4%। आगे क्या दिया है ढंग से देखो। द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 3, तो कॉमन होगा सब में। एवरेज कॉस्ट दिया है 2.25, पर यूनिट है ये। और वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 2 रुपए। करंट बैड डेट्स दिया है 1%, दिया है 1% यहां पर, हाँ या ना? बोलो। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 20%। ब्लॉक्ड फंड पर कितना इंटरेस्ट लगता है? इंटरेस्ट रेट कितना है? अब आगे से हम इसका नाम देंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या नाम देंगे? जाहिर सी बात है, हम ऑप्शन में आ रहे हैं ना, तो अब ज्यादा पैसा फंसेगा या कम फंसेगा? फंसेगा तो पैसा ही। उस फंसे हुए पैसे को अगर हम यहां ना लगाकर कहीं और लगाते तो हमें 20% का फायदा मिल सकता था। तो अब हम इसको नाम देंगे, इसको रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल सकते हैं, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते हैं, ब्लॉक्ड फंड का इंटरेस्ट रेट भी बोल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड भी बोल सकते हैं। जो नाम समझ में आए वो दे सकते हो। अरे समझ में आया। तो क्वेश्चन में दिया रहे तो घबराना मत, अलग अलग जगह अलग अलग नाम, कॉमन सेंस रखना पड़ेगा कि सबका मतलब, अब हर चीज का एक मतलब मत निकाल लेना जबरदस्ती। 20% इंटरेस्ट। अब आगे से इसको क्या नाम देंगे? अच्छा, एज्यूम एक साल में 360 दिन होते हैं, घर में मत बोल देना। विच ऑफ द अबव पॉलिसी वुड यू रिकमेंड? ठीक है ना? ये हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन है। सजा लिया? अब सॉल्यूशन देखें। हम 2 स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे। पहला स्टेटमेंट जो पूरी तरह से डेडिकेटेड होगा केवल ब्लॉक्ड फंड का इंटरेस्ट निकालने के लिए। क्या? चार पॉलिसीज हैं, प्रेजेंट को लेकर 5 हो जाएंगी। हम इस हेडिंग का, इस स्टेटमेंट का नाम देंगे कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जिस तरह वर्किंग कैपिटल में सारा दुख हरण मेरा कौन था? कॉस्ट शीट। यहां पर सारा दुख हरण होगा हमारा कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये हमेशा बनेगा। क्यों हंस क्यों रहे हो? हैं? घर से कहां से हंसी खुशी पढ़ने आए हो हैं? चलो, ये प्रेजेंट है, पॉलिसी ए
बी सी डी, 4 पॉलिसी थी ना। अच्छा सेल कितना कितना है जरा देखो, 36 सेल्स, 6 लाख, 6,30,000, 6,48,000, 6,75, 6,90, शायद यही दिया था। ठीक, छोड़ देते हैं अभी। एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना कितना दिया था डेज में, 30, 40, 50, 60, 75। तो एक बात बताओ कि हम डेटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं ना एट सेल्स। देखो मैंने क्या वर्ड यूज किया है, एट सेल्स। पहले तो बिना सोचे समझे जैसे डेटर्स निकालते हैं वैसे निकालेंगे टोटल वैल्यू पर। कैसे आएगा 6 लाख अगर 360 डेज का है तो 30 डेज का कितना, 50,000, 70,000। अरे बोलो ना, नब्बे हजार कर लोगे ना अब, 1,12,500, 1,43,750 आ रहा है, निकाल लोगे सब। ये डेटर सेट सेल्स निकला। हमारे पास क्वेश्चन में सेल प्राइस भी दिया है, एवरेज कॉस्ट यानी टोटल कॉस्ट भी दिया है, वेरिएबल कॉस्ट भी दिया है। किस पर जाना चाहेंगे आप, पक्का ना? क्वेश्चन देख करके ही समझ में आ गया ना कि हमारा आंसर किस पर निकलना चाहिए। लेकिन इस किताब ने ऐसे नहीं किया है, हमें उससे कोई लेना देना। इसने टोटल कॉस्ट पर एक निकाला है और एक सेल्स पर निकाला होगा, जो भी हो। हम किस पर निकालेंगे, बात खत्म। क्योंकि हमें वेरिएबल कॉस्ट मालूम है तो हम उसी को बेस लेंगे, पक्का ना? अच्छा, वर्किंग नोट, ये जो भी निकला है वेरिएबल कॉस्ट पर, सेल्स पर निकला है, यानी 3 रुपए पर। सेल्स कितना था, 3 रुपए पर निकला है, जबकि हमको निकालना कितने पर है, तो 66% वैसे ही पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वर्किंग नोट, परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स, 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100, 66.67%। तो अब हम डेटर सेट वेरिएबल कॉस्ट निकालें। डेटर सेट वेरिएबल कॉस्ट 66.67%, 50,000 का 66% निकालो, 33,333। 70,000 का 46,667, 90,000 का 60,000, 1,12,500 का 75,000, 143,750 का 95,833। बोलो, निकल गया। दिस इज आर एक्चुअली ब्लॉक्ड फंड। ये हमारा 33,000 रुपए ब्लॉक हुआ है और हम 6 लाख की सेल कर सकते हैं। एक्चुअल में 46,000 ब्लॉक हुआ है, 6,30,000 की सेल कर सकते हैं। अब समझ में आ रहा है बात? तो हम लोग यहां निकालेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसको 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 सुन लो, इसको हम एक और नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं ब्लॉक्ड फंड। क्या नाम देते हैं? और जो मेरा पैसा फंसता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसी पर निकालते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेट ऑफ रिटर्न कितना था, दिया था ना क्वेश्चन में।
तो इन सबका 20% निकालना। दैट्स इट। एक अगर ये निकल गया तो समझ लो विक्ट्री हो गई, अब कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में, केवल हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है, सिंपल, जैसे सेल्स माइनस कॉस्ट माइनस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दिस इज योर आंसर। सारी मेहनत किस पर है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने पर, और उसका इंटरेस्ट, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ, छह लाख पर कर लो, करो करो, 6 लाख का 66.67% निकालो, हम भी देखें है कि नहीं। कितना आया? इंटू 30 डिवाइडेड बाई 360, बताओ कितना आया? हाँ, बात तो वही ठीक है ना। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट हमेशा हमारा बनेगा इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल्स। हमारे पास कई सारे ऑप्शंस है ना, उनको हम एनालाइज करेंगे। ये है हमारा एग्जिस्टिंग, ऊपर मैंने क्या लिखा था? प्रेजेंट। तुम लोग यहां प्रेजेंट लिख सकते हो, ठीक है ना। ऑप्शन ए बी सी डी, जरा देखो इधर। सेल्स बताओ कितना था? 6 लाख, 6,30,000, 6,48,000, 6,75 और 6,90,000, माइनस वेरिएबल कॉस्ट है आपका, कितना परसेंटेज आया था? 66.67%, माइनस कर देंगे फिक्स कॉस्ट। क्या हमें क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट मालूम है? क्या हमें क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट मालूम है? बोलो, मालूम है? सेल्स है 6 लाख, सेल्स प्राइस है 3 रुपए, यानी 2 लाख यूनिट्स। बोलो ना। वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपए, यानी 4 लाख रुपए। फिक्स कॉस्ट 2.25 रुपए की कॉस्ट माइनस 2 रुपए, यानी 54 इंटू 2 लाख यूनिट्स पर। एक यूनिट पर अगर 54 है तो 2 लाख यूनिट्स पर कितना हो जाएगा? और फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है, ये मालूम है। तो हम लोग वेरिएबल कॉस्ट कितना लिख देंगे? 66.66%। बताओ कितना आ जाएगा? 4 लाख, 6,30,000 ना, 4,20,000 हो गया, 6,48,000, 4,32,000 हो गया, 6,75,000, 4,50,000 हो गया, एंड 6,90,000 हो गया। सुन लो, पहले ढंग से सुनते जाओ, पहले कहानी समझो कि हम करना क्या चाहते हैं। माइनस फिक्स कॉस्ट, दैट इज अप टू मी टू रिड्यूस और नॉट, ये हमारे ऊपर है। हम माइनस करना चाहते हैं या क्या चाहते हो? माइनस करें? पूछो क्यों? क्योंकि फिक्स हमेशा फिक्स रहता है, सब में बराबर रहेगा, डिसीजन पर उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। फिक्स हमेशा फिक्स रहता है, सब में 50-50 लिखेंगे तो उसका डिसीजन पर कोई फर्क लिख देते हैं। कितना था?
50,000 50,000 फिर से कर दे रहा 6 लाख का 66.2 थर्ड निकालोगे इंसान 3 दूने 6 2 दूने 4 अपने आप आ गया। सोचना क्या है उसमें 50,000 और 50,000 पक्का। माइनस करेंगे हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, छोड़ दो। माइनस करेंगे बैड डेट्स, माइनस करेंगे अपॉर्चुनिटी। बैड डेट्स कितना परसेंट था? 1% था शायद फर्स्ट में। तो 6 लाख का 1% 6,000 होता है। उसके बाद कितना परसेंट था? 1.5% था। तो 450, 9,450। उसके बाद कितना परसेंट दिया था? 2% था। तो 48,960, 12,960। अच्छा 675 का 3% बताओ। 2,250, 6×18, 21,250, 20,250। और लास्ट वाले का किस पर निकाले? 4 पर 27। पक्का। माइनस कर दें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये ऊपर निकाला था ना हम लोगों ने इतना, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। माइनस कर दो 6,667, 8,733, 12,000, 15,000, 19,167। ये जो आएगा ये क्या बचा? क्या बचा? प्रॉफिट। गलत वर्ड है, इसको हम कहेंगे गेन। पूछो क्या फर्क है गेन और प्रॉफिट में? प्रॉफिट तब निकलता है जब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस नहीं करते। आज तक कभी माइनस किए थे क्या? ये तो हम लोग डिसीजन लेने के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस कर रहे हैं ना, आया ना। तो इसलिए इसके जो प्रॉफिट आएगा इसको प्रॉफिट ना बोलकर इसको हम गेन का नाम देंगे। जरा बताओ कितना हुआ? 150 माइनस 6, 144 माइनस 6,667, 137,333। दूसरे में 1,41,817, 1,40,040, हाँ 139,750, 1,33,233। दैट्स इट। सुनो, खत्म नहीं हुआ। अब हम निकालेंगे रेलिवेंट गेन। क्या निकालेंगे? आज की डेट में हमें 1,37,333 मिल रहा है, हाँ या ना? अगर हम ऑप्शन 1 पर जाएंगे तो हमें 1,41,817 मिलेगा, यानी कि 4,484 ज्यादा मिलेगा। आज की डेट पे हमको मिल रहा है 1,37,333। अगर हम ऑप्शन नंबर बी में जाएंगे तो हमें मिलेगा 1,41,040, तो हमें 3,707 ज्यादा मिलेगा आज के मुकाबले। एक पत्थर वत्थर है, लाओ तो। आज की डेट में है 1,37,333। चलो बताओ रेलिवेंट गेन बताओ तो, अगला यहाँ का रेलिवेंट गेन बताओ तो कितना हुआ? देखो बताएगा तुरंत। हाँ दिखा, बताओ ना, माइनस करो।
ये हो जाएगा माइनस में। तो सपने में भी मत दे लास्ट में जाने पर। सबसे ज्यादा फायदा कौन दे रहा है आज के मुकाबले? टू गो विथ, दिस इज योर आंसर। अब मुझे नहीं मालूम इसका आंसर मैच करेगा कि नहीं, बट यस अकॉर्डिंग टू आर सॉल्यूशन दिस इज आर परफेक्ट आंसर। पक्की बात है। इसका भी वही है, नहीं ये लास्ट वाले में लॉस है, ठीक है ना? समझे मेरी बात? 136 की जगह 140, 139, 138, 131 वही आया ऑप्शन है, ठीक है ना? तो ये है आंसर नंबर 1। इस क्वेश्चन को जितनी बार सॉल्व करो उतना कम है। अगर ये क्वेश्चन ढंग से सॉल्व हो गया तो समझ लो 90% चैप्टर ओवर है। चले आगे पक्का? देखें, कहता है एबीसी कॉर्पोरेशन इज कंसिडरिंग रिलैक्सिंग इट्स क्रेडिट पॉलिसी, यानी और लिबरल बनाने जा रहे हैं। 30 दिन के बजाय 40, 40 के बजाय, एंड इट इज इन द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ 2 प्रपोज पॉलिसी। उसके पास 2 ऑप्शन हैं और करेंटली द फर्म हैज एनुअल सेल 50 लाख। तो आज की डेट में प्रेजेंट पॉलिसी में सेल्स कितना है? 50 lakhs। एंड अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 4 times इन ईयर। अब डेज में नहीं दिया है, किसमें दिया है? तो एवरेज कलेक्शन पीरियड है 4 times। तो ऐसे ही पता चल जाएगा 12.5 लाख रुपए का डेटर से 4 बार घूमता है, यानी एक चक्कर का कितना? 12.5। अच्छा, द करेंट लेवल ऑफ लॉस ड्यू टू बैड डेट्स 1.5 लाख रुपए। तो बैड डेट से आज की डेट में जो है हमारा वो 1,50,000 है। द फर्म इज रिक्वायर्ड टू गिव अ रिटर्न 25% ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना है या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है? द कंपनीज वेरिएबल कॉस्ट आर 70% ऑफ द सेलिंग प्राइस। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? तो आंसर किस पर निकलेगा? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन विच इज द बेस्ट ऑप्शन गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये लिख लिया हम लोगों ने। 60 लाख ऑप्शन 1 है, और ऑप्शन 2 में कितना था? 67.5। अब वैसे लिखने की जरूरत नहीं, नीचे दिया ही हुआ था। अच्छा, 3 times एंड 2.4 times। 3 लाख और 4.5 लाख। ये इंफॉर्मेशन दी थी, बस इतना ही क्वेश्चन है। ये कंप्लीट क्वेश्चन है और मेहनत दुनिया भर की है। चले सॉल्यूशन 2। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? एग्जिस्टिंग ऑप्शन 1, ऑप्शन कैलकुलेशन ऑफ
इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल्स, सेल्स कितना दिया था 50, 60, 67.5, एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना दिया है 4 टाइम, 3 टाइम, 2.4 टाइम, मंथ में चाहो तो निकाल सकते हो, पहले वाले का 4 महीना आ जाएगा। नहीं, क्या हो गया ये टाइम्स में आ जाएगा। मंथ में निकाल सकते हो ना, 4 बार घूमेगा यानी 3 महीना, और 3 बार घूमेगा यानी 4 महीना, और 12 डिवाइडेड बाई 2.4 बार घूमेगा यानी कि 5 महीने का। समझे मेरी बात? तो तुम लोग मंथ में भी निकाल सकते हो इजीली, हम लोग टाइम्स में दिया तो उसी को ही लेकर चलेंगे। अच्छा, तो हम लोग सीधे निकाल सकते हैं डेटर्स एट सेल्स। कैसे निकालोगे 50 लैक्स, यानी कि चलो इसको ले लो ए और ये ले लो बी, तो लिख देंगे ए डिवाइडेड बाई बी। बताओ कितना आया, इसका 28,12,500। डेटर सेट सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, कितना परसेंटेज है 70%, तो सीधे सीधे डेटर सेट वेरिएबल कॉस्ट 70%, ये सेल्स पर आया होगा। अब सीधे सीधे 70% निकाल लो, 840, 875, अच्छा 14 लाख, कितना आया 20 लाख, कितना आ रहा है 19 लाख 750। अब पहले में मेरा इतना ब्लॉक हुआ वेरिएबल कॉस्ट पर, दूसरे में इतना ब्लॉक हुआ वेरिएबल कॉस्ट पर, यही निकालना ही था, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाल लो। कितना परसेंट दिया हुआ था 25%, तो 8,75,000 का 25%, 2,18,750, 14 लाख का 3.5, और 19,67,750 का 4,92,187। ठीक, पहला तो आंसर आ गया। दूसरा सेल्स लिख लें, 50, 60, 67.5, माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट, 70% है तो 35 लाख, 42 लाख, 47,25,000। फिक्स कॉस्ट दिया भी रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, नहीं भी दिया है तो कोई फर्क पड़ने वाला, क्योंकि सब में इक्वल होता है, इररेलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। अब क्लियर है, इसलिए हम लोग नीचे प्रॉफिट नहीं लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं गेन, क्योंकि फिक्स कॉस्ट घटाओ ना घटाओ और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लाना पड़ रहा है, इसलिए हम उसको प्रॉफिट नहीं लिख रहे बल्कि गेन लिख रहे हैं। माइनस कर देंगे बैड डेट्स, बैड डेट्स कितना था 1.5 लाख, 3 लाख, 4.5 लाख, माइनस कर देंगे कितना आया था 2,18,750, 3,50,000,
490 to 187, ये आ जाएगा गेन और ये हो जाएगा रेलिवेंट। गेन के बिना भी आंसर बता सकते हो लेकिन ज्यादा सही रहेगा। 11,31,250, 11 लाख। हाँ भैया नुकसान दे रहे हैं दोनों, तो गो विथ प्रेजेंट पॉलिसी, मत जाओ ऑप्शन में। नहीं, 11,31 से 10,82, 11,50। क्यों भैया प्रपोज में 1 क्यों बढ़ रहा है इसका? 2,18, 3.5, 4,82, 11 ये 11,50 आ रहा है, तुम लोग गलत बताए हो, 11 लाख नहीं होगा। तुम लोग का कैलकुलेशन एक छोड़े पर बताओ। 11,50, 50,000 माइनस 31,250, 18,750 का फायदा है। क्लियर है? गो विद पॉलिसी, गो विद ऑप्शन 1। अब देखो आंसर कैसे मैच कर गया इसका और मेरा। इसने वेरिएबल कॉस्ट पर निकाला है, ऊपर इसने वेरिएबल कॉस्ट पर नहीं निकाला था। ठीक है ना? तो नोट कर लें इसको, आंसर नंबर 2 को। कितनी जल्दी लग गया सेकंड क्वेश्चन। जो मेहनत थी पहले में थी, सारे क्वेश्चन सब ऐसे ही खट 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 करते चले जाएंगे। अब इसको देखने की जरूरत है, इसके फॉर्मेट को हमें देखने की जरूरत दिया हुआ है, फिक्स फॉर्मेट है। ठीक, इसने इसी में ही सब निकाल दिया है। अच्छा, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग क्रेडिट पॉलिसी। जब हम 30 दिन, 40 दिन, 50 दिन की बात कर रहे हैं ना, 2.4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम एवरेज कलेक्शन पीरियड की, उस पीरियड को डिटरमाइन कौन कौन से फैक्टर्स करते हैं उसके बारे में बात हो रही है। हमने बता दिया कि जो हमारा इन्वायरमेंट होगा, यानी कि जो हमारा बिजनेस का साइज होगा, जो हमारा प्रोडक्ट का नेचर होगा, जो कंपटीशन मार्केट में चल रहा होगा, या अपनी प्रॉफिटेबिलिटी और रेट ऑफ रिटर्न को ध्यान में रखते हुए हमारे फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं हमारी क्रेडिट पॉलिसी कैसी। बात खत्म। इन्हीं फैक्टर्स पर हमारा आंसर रहता है। देखो ना, कस्टमर की हैबिट्स क्या है, मार्केट की पॉलिसी क्या है, मेरी पॉलिसी क्या है, डिस्काउंट का क्या है, क्रेडिट टर्म्स का क्या हिसाब किताब है, टोटल सेल में क्रेडिट सेल्स का कितना पोर्शन रहता है, ये सारे मिला करके आपका फैक्टर्स होते हैं। टॉपिक इज ओवर, एक तरह से कह सकते हैं चैप्टर इज ओवर। 90% चैप्टर इज डन। हमें केवल इस पर ही नेक्स्ट सेशन में भी प्रैक्टिस करेंगे, और 1-2 पॉइंट नए नए बचेंगे उसको भी देख लेंगे। हाँ बोलो बाबू, ठीक है ना? टाटा बोले। थैंक यू बच्चों।